So here it is given that the schematic diagram below shows 12 rectangular houses in a housing complex. House numbers are mentioned in the rectangles representing the houses. जैसे यहाँ पे ये घर है A1, B1, C1 एंड सो, ये इनके हाउस नंबर्स हैं. The houses are located in the 6 columns A, B, C, D, E, F. तो ये पहला कॉलम है A, B, C एंड सो, D, E, F एंड सो. So houses are located in the 6 columns, column A through F, and 2 rows, row 1 and row 2. Houses are divided into 2 blocks. तो blocks हैं XX और YY. The diagram shows 2 roads, one passing in front of the houses in row 2 and another between the 2 blocks. एक रोड यहाँ पे, एक रोड यहाँ पे. ना some of the houses are occupied. यहाँ कुछ houses को occupy किया, वहां पे already लोग रह रहे हैं. And the remaining ones which are not non-occupied, which are vacant, they are the ones which are available for the sale. Now, the road adjacency value of a house is the number of its sides adjacent to a road. So, road adjacency means कि इसकी कितनी साइड्स को रोड लग रही है. फॉर एग्जाम्पल D2 को यहाँ पे 2 रोड्स लग रही हैं, तो D2 की रोड adjacency 2 है. ऐसे C2 की भी 2 है. ठीक है. लेकिन F2 देखोगे, F2 को एक ही रोड लग रही है, तो F2 की रोड adjacency 1 है. F1 की कोई नहीं है. B1 की यहाँ बोली गई है, B1 की भी एग्जाम्पल दी है, 0 है. A1 की भी 0 है. C1 की 1 है. ठीक है. द नेबर काउंट ऑफ अ हाउस इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट हाउस एडजेसेंट टू द ऑक्युपाइड हाउसेज इन द सेम ब्लॉक. तो नेबर काउंट कैसे हो रहा है कि जो उनके एडजेसेंट हाउसेज हैं, जिनको उनकी बाउंड्री टच कर रही है, ठीक है, उनमें से कितने ऑक्युपाइड हैं. मतलब वेकेंट हाउसेज आर नॉट कंसिडर्ड एज द नेबर्स. So neighbor count of a house is the number of sides of that house adjacent to the occupied houses in the same block. For example, E1 and C1 can, अब यहाँ ध्यान रखना वर्ड कैन है. E1 and C1 can have maximum possible number neighbor counts of 3 and 2 respectively. E1 के कितने नेबर्स हो सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग के होंगे. क्या पता उसके आसपास के तीनों घर खाली हों, सारे घर खाली हों, पॉसिबल है. सो E1 के लिए ये घर में अगर कोई रहता है तो ये इसका नेबर होगा, यहाँ कोई रहता है तो ये नेबर होगा, यहाँ कोई रहता है तो नेबर होगा. सो E1 के मैक्सिमम नेबर जो हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं. और C1 के कितने हो सकते हैं, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है. C1 के मैक्सिमम 2 हो सकते हैं. ठीक है. अब देखा जाए ना, अगर यहाँ पे A1 के कितने नेबर हो सकते हैं, A1 का ये नेबर हो सकता है, ये नेबर हो सकता है, तो A1 के 2 नेबर हो सकते हैं. B1 के 3, 1 2 3. C1 के 2, 1 और 2. ऐसे A2 के भी 1 और 2, 2 ही हो सकते हैं. B2 के 3 हो सकते हैं, इसके 2 हो सकते हैं, है ना. तो ऐसे ही इसके भी 2 हो सकते हैं. ये दोनों E1 और D1, E1 और D2 सॉरी, इसके 3 हो सकते हैं, ये और ये. इसके नेबर्स 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे. इसके 3 हो सकते हैं, इसके 2 हो सकते हैं. पर ये तब है अगर आ, ये हाउसेस ऑक्युपाइड होंगे. सो मैक्सिमम इतने इतने नेबर्स हो सकते हैं इनके. Now base price of the vacant house is rupees 10 lakh if the house does not have a parking space, and rupees 12 lakh if it has the parking space. The quoted price जो है vacant house की, that is calculated as the base price plus 5 times the road adjacent value plus 3 times the neighbor count. ठीक है जी. तो देखो बेस प्राइस जो है 10 लाख हो सकती है, 12 लाख हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर पार्किंग इज नॉट अवेलेबल और अवेलेबल. एंड द क्वार्टर प्राइस जो है वेकेंट हाउस की, दैट इज कैलकुलेटेड एज द बेस प्राइस प्लस जितने भी adjacent roads हैं that multiplied by 5 and जितने भी neighbor count हैं that multiplied by the 3. The following information is also known. The maximum quoted price of a house in the block XX is 24 lakh. The minimum quoted price of the house in the block YY is rupees 15 lakh and one such house is in the column E. ठीक है. इस कॉलम E में एक घर ऐसा है जो वेकेंट है and that house has a minimum quoted price of 15 lakh. रो 1 हैज 2 ऑक्युपाइड हाउसेस, 1 ईच ब्लॉक. तो रो 1 ये वाली आपकी है रो 1. ठीक है. रो 1 में कोई भी 2 घर ऑक्युपाई होंगे. एक इस ब्लॉक में ऑक्युपाई होगा और एक इस ब्लॉक में ऑक्युपाई होगा. मतलब रो 1 में जो 6 आपको घर दिख रहे हैं, इनमें से 4 अनऑक्युपाइड है, 4 वेकेंट है. बोथ हाउसेज इन द कॉलम ई आर वेकेंट. ये हाउसेज वेकेंट है. वो जो वेकेंट है उसको यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं. सो बोथ दिस हाउसेज आर वेकेंट. Each of the column D and column F has at least one occupied house. तो
कॉलम डी में कम से कम एक हाउस एटलीस्ट बोला है, एक। ईच ऑफ द कॉलम डी एंड एफ हैज एटलीस्ट वन ऑक्यूपाइड हाउस। एटलीस्ट वन का मतलब दोनों भी हो सकते हैं, एक तो है ही है। यहाँ पे एक, या तो ये दोनों ही ऑक्यूपाइड होंगे, या कम से कम एक ऑक्यूपाइड है, एक वेकेंट होगा। राइट, ऐसे ही एफ के लिए भी ऐसी है। सो देर इज ओनली वन हाउस विद पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक वाई वाई। तो इन छह में से सिर्फ एक ही घर ऐसा है जिसमें पार्किंग है। अब यहाँ पे ना देखो, ये एक्चुअल कैट का सेट है, तो हमने क्वेश्चंस को चेंज नहीं किया। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्युइटी थी, जो कैट ने क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको, कहाँ पे एम्बिग्युइटी थी। बट दीज आर द क्वेश्चंस कि कितने हाउसेज वेकेंट एंड ब्लॉक एक्स एक्स है, और वाई वाई में किस हाउस में पार्किंग है, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है। सो नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से हाउसेज यहाँ पे वेकेंट हो सकते हैं, कौन कौन से ऑक्युपाइड हो सकते हैं। अब देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है यहाँ पे, देखो। जो बेस प्राइस है, अगर बेस प्राइस की बात करूं तो या तो 10 लाख होगी या 12 लाख होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि पार्किंग है या नहीं है। फिर उसके बाद हमें हमने देखा जो नेबर्स हैं, या तो जीरो नेबर होगा, सॉरी जीरो नेबर नहीं हो सकता, या तो नेबर टू होंगे, ठीक है, या नेबर्स तीन होंगे। हर किसी के या दो नेबर्स हैं या तीन नेबर्स हैं। तो दो और तीन नेबर्स से जो प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, अगर नेबर्स की बात करूं। प्राइस है 3 इंटू नेबर काउंट। तो नेबर नेबर काउंट से जो प्राइस आ रही है हमारे पास, वो क्या हो सकती है। अगर किसी के दो नेबर्स हैं तो प्राइस 6 लाख होगी, है ना, 3 इंटू 2 हो जाएगा। और अगर किसी के तीन नेबर्स हैं तो प्राइस 9 लाख हो सकती है। अच्छा, एक चीज और है, नेबर कैन बी जीरो ऑल्सो। नेबर्स कैन बी जीरो, ऐसे कहना चाहिए उल्टा, कि नेबर्स, देखो यहाँ पे जो लिखा ना, ये दो और तीन, ये तो मैक्सिमम नेबर्स जितने हो सकते हैं वो लिखे हैं, कि इसके दो हो सकते हैं, इसके तीन हो सकते हैं, इसके दो हो सकते हैं, ठीक है। बट नेबर हम किसको काउंट कर रहे हैं, नेबर हम उनको काउंट कर रहे हैं जो हाउसेज ऑक्युपाइड है। अब हो सकता है कि जैसे अब देखो, हो सकता है कि ये हाउस जैसे ऑक्युपाइड नहीं है, यहाँ बोला गया है कि बोथ हाउसेज इन द कॉलम ई आर वेकेंट, और D1 D2 में कम से कम, डी कॉलम में कम से कम एक हाउस जो है वो ऑक्युपाइड है। मान लो ये हाउस वेकेंट है, तो इस केस में तो D1 का नेबर ही कोई नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। ठीक है, तो इसलिए नेबर जो हो सकता है जीरो भी हो सकता है, नेबर कैन बी वन, नेबर कैन बी टू, नेबर कैन बी थ्री। नेबर्स कैन बी 0 1 2 3। तो अगर जीरो नेबर हुआ तो जीरो नेबर काउंट की प्राइस जीरो आएगी। एक नेबर हुआ तो 3 लाख आएगी। दो नेबर होंगे तो 6 लाख आएगी। तीन नेबर्स होंगे तो 9 लाख आएगी। तो नेबर काउंट कितने हैं, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है। इससे जो प्राइस आएगी वो जीरो आएगी, 0 लाख आएगी या 3 लाख आएगी, क्योंकि जितने नेबर काउंट है उसको तीन टाइम करना है आप। अगर जीरो नेबर हुआ तो जीरो प्राइस है, नेबर काउंट की प्राइस नहीं काउंट होगी। अगर एक नेबर है वेकेंट हाउस के साथ, अगर एक नेबर है तो 3 लाख ऐड हो जाएगा। अगर दो नेबर्स हैं तो 6 लाख ऐड हो जाएगा। अगर तीन नेबर्स हैं तो 9 लाख ऐड हो जाएगा। और जो रोड अर्जेंसी है उसकी वजह से जो प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, रोड अर्जेंसी, इसकी वजह से जो प्राइस आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है, देखो। या तो किसी घर को कोई भी रोड नहीं लग रहा, फॉर एग्जाम्पल B1 की रोड अर्जेंसी जीरो है, या एक रोड लगेगी, फॉर एग्जाम्पल B2 है, एक ही रोड लग रही है इसको, ठीक है। या फिर C2 की तरह दो रोड लगेंगी। अगर कोई रोड नहीं लग रही तो प्राइस जीरो आएगी। अगर एक रोड लग रही है तो रोड एडजेसेंस वैल्यू अगर वन हो गई तो 5 टाइम्स 1 5 लाख ऐड हो जाएगा। और अगर दो रोड लग रहे हैं 10 लाख ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाओ, अब इसको चाहे रेज ही कर दें, इसकी जरूरत नहीं है कि कितने नेबर्स हैं, ये तो हम वैसे भी काउंट कर लेंगे। अब यहाँ बोला गया है कि जो एक्स एक्स ब्लॉक था इसके अंदर जो मैक्सिमम कोटेड प्राइस है वो 24 लाख की है। ठीक है जी। तो 24 लाख जो आएगा, जो मैक्सिमम कोटेड प्राइस आएगी 24, वो कैसे बन सकती है वो देखना पड़ेगा यहाँ। अब हमें प्राइसेस यहाँ पे पता है कि प्राइस कैसे कैसे आ सकती है, बेस प्राइस और हिसाब मिला के। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्बिनेशन अगर बनाए कि 24 बनेगा कैसे। अगर मैं 10 लेके चलता हूँ, ठीक है, 10 लिया, यहाँ से 10 लिया, है ना, यहाँ से 9 लिया तो 19 हो गया।
10 + 9 +5, ये 24 बन गया। नो डाउट बन गया हमारे पास 24। ठीक है, तो ये पॉसिबल है एक। फिर 10 और 9 लेके फिर आपको 5 लिया तो बन गया, इसका मतलब 10 और 6 लेने का फायदा नहीं है। 10 और 6 से 16 बनेगा, 10 + 6 से 16 बनेगा, फिर आपको 8 और चाहिए, वो रोड एडजेसेंसी में मिलता नहीं है। 10 और 3 13 हो गया, रोड एडजेसेंसी में आपको 11 मिलेगा नहीं। तो ठीक है, 13 हो गया और 11 आपको रोड एडजेसेंसी में मिलेगा नहीं। ठीक है जी, तो 10 से यही पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास। 9 और 5, अगर 12 लेके चलते हो, 12, तो 12 के साथ 12 और 9 21 करते हो। अगर 12 + 9 21 करोगे, तो +3 आपको यहाँ रोड एडजेंसी में नहीं मिलेगा। 12 और 6 18 करोगे, तो 6 यहाँ से फिर नहीं मिल रहा। 12 और 3 यहाँ से 15 लेके चलते हो, तो 9 यहाँ फिर नहीं मिल रहा। ठीक है, और 12 भी यहाँ नहीं है, तो 12 से बन ही नहीं सकता। इसका मतलब जो ब्लॉक एक्स एक्स में मैक्सिमम प्राइस जो मिल रही है 24 लाख की, वो मिल रही है 10 + 9 + 5 से, मतलब उसकी बेस प्राइस 10 है, नेबर काउंट 3 है। ठीक है, और रोड एडजेसेंस जो है वो 5, उसका 5 5 लाख है, मतलब एक घर है, सॉरी एक रोड उसको लग रहा है। तो वो घर कौन सा हो सकता है? तो ब्लॉक एक्स एक्स में पहली बात तो नेबर काउंट, क्योंकि 9 का नेबर काउंट प्राइस 9 लाख है, मतलब उसके उस घर के 3 नेबर्स होने चाहिए। तो अगर 3 नेबर्स होने चाहिए उस घर के, तो 3 नेबर या तो यहाँ हो सकते हैं या फिर यहाँ हो सकते हैं, है ना। पर यहाँ पे अगर ये घर लेके चलते तो इसको रोड का एक्सेस ही नहीं है, तो यहाँ पे रोड एडजेसेंसी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला घर है B2। B2 वो घर है जिसके साथ एक रोड भी लगता है और इसके 3 नेबर्स भी हैं। ठीक है, इसका मतलब जो बी है, दिस हाउस इज ऑक्युपाइड, सॉरी, दिस हाउस इज वेकेंट, दिस हाउस इज वेकेंट, क्योंकि ये इसकी हमें कोटेड प्राइस दी है ना। तो दिस हाउस इज वेकेंट, यहाँ क्रॉस लगा दिया। और ये एक ऐसा हाउस है जिसको 3 नेबर्स भी हैं। तो 3 नेबर मतलब यहाँ भी कोई रह रहा है, यहाँ भी कोई रह रहा है, और यहाँ भी कोई रह रहा है। ठीक है जी, और लिख लेते हैं यहाँ पे कि B2 जो है, B2 के लिए हमने क्या निकाला, B2 के लिए, B2 एक ऐसा घर है जिसमें 10 लाख बेस प्राइस है। ठीक है, 9 लाख उसकी नेबर काउंट प्राइस है, और एक उसको रोड लग रहा है। तो B2 के पास पार्किंग नहीं है, ये पक्का हो गया। अब आगे देखो, यहाँ बोला गया है कि रो 1 हैज 2 ऑक्युपाइड हाउसेज, वन इन ईच ब्लॉक। तो रो 1 में सिर्फ 2 ही हाउसेज ऑक्युपाइड हैं। जो ऑक्युपाइड है उनको मैंने ग्रीन से टिक कर दिया, जो अनऑक्युपाइड होंगे उनको हमने क्रॉस कर दिया रेड से। तो रो 1 में 2 ही ऑक्युपाइड हाउसेज हैं, वन इन ईच ब्लॉक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि रो 1 में एक्स एक्स ब्लॉक के अंदर B1 हाउसेज ऑक्युपाइड, तो ये वाला अनऑक्युपाइड होगा, ये भी अनऑक्युपाइड होगा, वेकेंट होंगे ये। तो यहाँ से हमने ब्लॉक एक्स एक्स का तो निकाल दिया कि कौन कौन से घर ऑक्युपाइड है, कौन कौन से नहीं है। ना कम टू ब्लॉक वाई वाई। ब्लॉक वाई वाई में क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है आपको कि जो मिनिमम प्राइस है दैट इज 15 लाख, एंड वन सच हाउस इज इन द कॉलम ई। कॉलम ई में E1 और A2 है। इनमें से एक घर ऐसा होगा जिसकी मिनिमम प्राइस 15 लाख होगी। अब जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है ना, 10 और 9 5 करके, ऐसे ही यहाँ पे भी देखते हैं कि 15 कैसे बनेगा, 15 कैसे बन सकता है। तो देखो, 15 के लिए अगर फिर से 10 लेके चले हम, 10 और 9, यहाँ से 10 लिया, यहाँ से 9 लिया, तो यहाँ पे 6 अवेलेबल नहीं है। 10 और 6 लेंगे तो यहाँ 9 अवेलेबल नहीं है। सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, हमें तो 15 चाहिए ना। 10 और 9 तो हो ही नहीं सकता, 10 और 6 भी नहीं हो सकता, है ना। 10 और 3 लेके चलते हो, अगर आप यहाँ 10 और 3 लेके चलते हो, 13 हो गया, तो यहाँ से 2 अवेलेबल ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो 10 0 और 5 ये बन सकता है, 10 0 और 5 ये बन सकता है 15। मतलब नेबर काउंट 0 है। ठीक है, और रोड एडजेसेंसी एक की है, ये पॉसिबल है एक तो। ठीक है, और क्या बन सकता है? या ये बनेगा, देखो, 10 9 बन नहीं सकता, 10 6 बन नहीं सकता, 10 3 बन नहीं सकता, 10 और 0 और 5 बन गया। या फिर बन सकता है आपके पास
12 के साथ जीरो, 12 जीरो करके नहीं बनेगा, यहाँ तीन नहीं है। 12 3 15 और जीरो बन जाएगा, तो 12 प्लस 3 प्लस जीरो ये बन जाएगा। 12 प्लस 3 जीरो बन जाएगा, 12 3 और जीरो, ये 15 बन गया। 12 और 6 हो नहीं सकता, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यही दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 10 0 5 है या 12 3 और जीरो है। अब देखना ये है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे वर्क करेगा। 10 0 5, अब देखो, देखना ये है कि E1 होगा या E2 होगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 जो आ रहा है वो रोड एडजेसेंसी प्राइस आ रही है, तो ऑब्वियसली वो E1 तो हो नहीं सकता, फिर ये बात हो रही है E2 की, क्योंकि E2 ही एक ऐसा घर है जिसको रोड लग रहा है साथ में। ठीक है, तो अगर ये E2 की बात हो रही है, और अगर मैं पहले ये वाला केस लेके चल रहा हूँ 10 0 5 का, ध्यान रखना, तो यहाँ पे इसका मतलब E2 का कोई नेबर है ही नहीं है। अब E2 का नेबर नहीं है, इसका मतलब ये हाउस भी वेकेंट है। ठीक है ना, ये हाउस भी वेकेंट हो गया, ये हाउस भी वेकेंट हो गया, ये तो ऑलरेडी वेकेंट है ही है। ठीक है, राइट, दोबारा सुन लो कि अगर मैं ये जो हाउस 10 0 5 वाला, अगर ये हाउस E2 लेके चलता हूँ, इसका मतलब ये है कि इसको रोड एडजस्ट, अब ये हाउस ना E1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो 5 लाख मिल रहा है वो रोड की वजह से मिल रहा है, E1 को रोड नहीं लगता। तो ये 10 0 5 का केस सिर्फ E2 के साथ ही आएगा। अब इस केस में अगर E2 के साथ आएगा, तो E2 के इसका मतलब E2 का नेबर काउंट जीरो है। नेबर काउंट जीरो होने का मतलब है कि इसका कोई नेबर नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं रहता, फिर यहाँ भी कोई नहीं रहता, यहाँ तो E1 में तो कोई रहता ही नहीं है। ठीक है, नेबर काउंट जीरो हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 हमें बोल रहा है कि ईच ऑफ द कॉलम डी एंड कॉलम एफ हैज एटलीस्ट वन हाउस ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो यहाँ पे डी और एफ में कम से कम एक हाउस तो ऑक्यूपाइड है। इसका मतलब ये हो गया कि D1 ऑक्यूपाइड रहेगा, F1 भी ऑक्यूपाइड रहेगा। पर इससे हमारे पास पॉइंट नंबर 2 वायलेट हो जाता है कि रो 1 हैज टू ऑक्यूपाइड हाउसेज, वन इन ईच ब्लॉक। वो गलत हो गया, यहाँ पे 3 हाउस ऑक्यूपाइड हो गए रो 1 में, तो दिस इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये वाला केस आपका गलत। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो यही वाला केस चलेगा आपके पास 12 3 0। अब 12 3 0 का मतलब है कि रोड एडजेसेंसी प्राइस जीरो है, तो ये हाउस E2 नहीं हो सकता फिर, क्योंकि इसके लिए तो रोड एडजेसेंसी बनेगी बनेगी। तो ये बात हो रही है E1 की। अब ये बात अगर E1 की हो रही है, इसका मतलब E1 जो है ये ऐसा घर है जहां पे बेस प्राइस 12 है, मतलब इसके पास पार्किंग भी है, प्लस 3 लाख इसको नेबर काउंट मिलता है, इसका एक नेबर है, वो D1 भी हो सकता है, वो F1 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और रोड एडजेसेंसी वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब देखो, अब इस घर के लिए, क्योंकि इनको हमें एक नेबर चाहिए यहाँ पे, हाँ हमें एक नेबर चाहिए, नेबर काउंट प्राइस यहाँ पे 3 लाख आ रही है, एक नेबर होगा इसका। अब अगर इसका एक नेबर हुआ, तो मान लो कि वो नेबर ये वाला है, लेट से। ठीक है, मान लेते हैं कि जो नेबर इसका है वो D1 है, ये नेबर है, तो ये यहाँ पे कोई रह रहा है, तो एज पर द पॉइंट नंबर 2 यहाँ फिर कोई नहीं रह सकता, यहाँ कोई नहीं रह सकता। ठीक है, यहाँ कोई रहेगा ही नहीं, यहाँ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि D2 में, देखते हैं D2 में कोई रह सकता है, D2 चलो, D2 में देखते हैं कि रह सकता है कोई या नहीं रह सकता। ठीक है, और यहाँ पे F2, अब अगर यहाँ कोई नहीं रह रहा, फिर F2 में तो कोई रहेगा, क्योंकि इस कॉलम में भी किसी न किसी को रहना है, तो F2 में भी कोई रहेगा। F2 इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड। ठीक है जी। अब देखो, एक काम करते हैं, अब यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है, अब ये होने को ये भी हो सकता है, होने को दूसरा केस भी हो सकता है। एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि F1
और F2 की मिनिमम प्राइस क्या हो सकती है, मिनिमम कोटेड प्राइस क्या हो सकती है। अगर F1 की बात करूं, F1 की, अगर मान लो F1 में कोई नहीं रह रहा, मान लेते हैं कि F1 में कोई नहीं रह रहा, ठीक है, यहाँ कोई नहीं रह रहा, तो अगर F1 में कोई नहीं रह रहा फिर F2 में कोई रहेगा, क्योंकि F1 और F2 में से कॉलम F में कम से कम एक घर तो ऑक्यूपाइड है ना। अगर F1 में कोई नहीं रह रहा फिर F2 में कोई रहेगा। इस केस में F1 की मिनिमम प्राइस क्या, मिनिमम नहीं, F1 की कोटेड प्राइस क्या हो सकती है। अब यहाँ बोला गया देयर इज ओनली वन हाउस विद पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक वाई वाई, वो हमें पता है वो घर E1 है। तो F1 F2 के पास, सॉरी F1 के पास पार्किंग तो नहीं है, क्योंकि एक ही घर के पास पार्किंग थी वाई वाई में, वो E1 है। तो F1 के पास पार्किंग नहीं है, इसकी बेस प्राइस 10 लाख होगी। अब इसका एक नेबर है F2, तो इसकी प्राइस 3 लाख हो जाएगी। नेबर काउंट एक बन गया है इसका, ठीक है। और साथ ही साथ E1 मुझे पता है वेकेंट है, ठीक है। ये इसका नेबर बन गया, 3 लाख ही हो गया। अब इस घर को कोई भी रोड लग नहीं रही, तो रोड एडजेसेंसी 0 आएगी। तो यहाँ पे इसको 13 लाख का, इसकी जो कोटेड प्राइस रहेगी वो 13 लाख रहेगी। अब ये दिक्कत है, क्योंकि यहाँ बोला गया है दैट द मिनिमम कोटेड प्राइस ऑफ द ब्लॉक ऑफ अ हाउस इन द ब्लॉक वाई वाई इज 15 लाख रुपीज। तो इसका मतलब अगर F1 वेकेंट हुआ, F1 की जो कोटेड प्राइस बनती है वो 13 लाख ही बनती है। F1 की जो कोटेड प्राइस बनती है वो 13 लाख ही बनेगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है 13 लाख बने, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फिर ये हाउस वेकेंट नहीं है, क्योंकि अगर वेकेंट हुआ तो इसकी जो कोटेड प्राइस 13 लाख बन रही है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हाउस जो है, ये हाउस ऑक्यूपाइड है डेफिनेटली, ठीक है। F1 इज डेफिनेटली ऑक्यूपाइड, राइट। अब अगर F1 ऑक्यूपाइड है और मुझे पता है E1 का एक ही नेबर काउंट है, 3 लाख उसको नेबर काउंट के मिल रहे हैं, तो वो E1 का नेबर जो होगा वो F1 होगा। और वैसे भी रो वन में दो ही घर थे ऑक्यूपाइड, एक B1 बन गया, एक F1 बन गया। तो डी जो है, D1 जो है ये अनऑक्यूपाइड रहेगा। और कॉलम डी में एक घर पक्का ऑक्यूपाइड है, तो इसका मतलब D2 जो है वो ऑक्यूपाइड है। अब F2 के बारे में फिर हमें कुछ नहीं पता। अब F2 जो है ये ऑक्यूपाई हो भी सकता है, बिकॉज यहाँ बोला गया इन कॉलम F एटलीस्ट वन हाउस इज ऑक्यूपाइड, तो F2 ऑक्यूपाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसके बारे में कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है, जिसके बेसिस पे नाउ वी आर एबल टू आंसर ऑल द 5 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन सेज हाउ मेनी हाउसेज आर वेकेंट इन द ब्लॉक XX। XX में कितने घर वेकेंट हैं, तो 3 घर वेकेंट हैं। सेकंड सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज इज डेफिनेटली ऑक्यूपाइड। हाँ जी, A1, A1 ऑक्यूपाइड नहीं है। D2 डेफिनेटली ऑक्यूपाइड है। B1, B1 भी डेफिनेटली ऑक्यूपाइड है। अब ये क्वेश्चन में गड़बड़ थी, अब क्योंकि ये कैट क्वेश्चन था, ओरिजिनल कैट क्वेश्चन था, तो हमने इसको चेंज नहीं किया। बट इस क्वेश्चन में दिक्कत थी, इस क्वेश्चन के दोनों आंसर्स, दो आंसर्स बन रहे थे इसमें। D2 भी बन सकता है, इट इज डेफिनेटली ऑक्यूपाइड, और B1 भी आंसर बनेगा विच इज डेफिनेटली ऑक्यूपाइड, ठीक है। So, इस क्वेश्चन की मैंने शुरू में बात की थी कि जो अम्बिग्यूटी है वो सेकंड क्वेश्चन के अंदर है। Now third one, which of the following options best describes the number of vacant houses in the row 2। रो 2 में कितने हाउसेज वेकेंट है, रो 2 में देखो, ये B2 और E2 का तो पक्का है कि वेकेंट है, दो तो है ही है। F2 का पक्का नहीं है। अगर F2 वेकेंट हुआ तो 3 हो जाएंगे, अगर F2 भी वेकेंट हुआ तो 3 हो जाएंगे। और अगर F2 में कोई रह रहा होगा, अगर ये ऑक्यूपाइड होगा, तो 2 होंगे। इसका मतलब या तो आंसर 2 होगा या 3 होगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Four says what is the maximum possible quoted price for a vacant house in column E। कॉलम E की जो वेकेंट हाउस है उसमें मैक्सिमम प्राइस क्या आ सकती है। अब मुझे E1 का तो पता है कि E1 की तो 15 लाख है, इसकी तो 15 लाख है, इसको तो देख लेते हैं। E2 की चेक करते हैं कि E2 की मैक्सिमम कोटेड प्राइस क्या आ सकती है। अब E2 में पार्किंग नहीं है, क्योंकि वाई वाई ब्लॉक में एक ही घर में पार्किंग थी, वो हमें पता है कि वो E1 में है। E2 के पास पार्किंग नहीं है, इसकी बेस प्राइस 10 लाख आएगी। इसको एक रोड लगती है तो 5 लाख भी आएगा। अब जो नेबर काउंट है उस पे आ जाओ, ये घर तो ऑक्यूपाइड है ही है, तो 3 लाख तो मिलना ही मिलना है। अब अगर मुझे बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल की बात हो रही है,
उस केस में मान के चलूंगा कि F2 भी ऑक्यूपाइड है, मान के चलेंगे उस केस में दैट F2 इज आल्सो ऑक्यूपाइड। तो D2 भी ऑक्यूपाइड हो जाएगा, F2 भी ऑक्यूपाइड हो जाएगा, तो 6 लाख इसको और मिल जाएंगे यहाँ से। तो ये बन गया 21 लाख। तो 21 लाख इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, maximum possible quoted price for the vacant house in the column E. And the last one, which house in the block YY has parking? वो हम बताएं E1 में पार्किंग है, ऑप्शन 3 is the right answer. So students, I hope this satisfied to all. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then please like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you.